गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, आज की इस चर्चा में। ऑफिसर्स ऑन ट्रैक, जिस मुद्दे पर इस सीरीज में जिस मुद्दे पर आज हमारी बातचीत होने वाली है, मॉड्यूल डी हम लोग शुरू कर चुके हैं और मॉड्यूल डी पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आते हैं, सारे के सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर हमारी बातचीत हो चुकी है। साथ ही साथ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, अनपेड सेलर क्या है, उसके क्या राइट्स है, इस पर हमारी बातचीत हो चुकी है। कंडीशंस एंड वारंटीज पर पिछली मुलाकात में बातचीत हो चुकी है। आज हम शुरू कर रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ये अधिनियम है। देखिए, एलएलपी और ट्रेडिशनल पार्टनरशिप ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। एलएलपी खुद अपने एक्ट से रेगुलेट होता है, जिसको हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 कहते हैं। वो भी आगे आएगा आपके मॉड्यूल डी में, वो भी टॉपिक है लास्ट में। लेकिन आज जो हम बातचीत कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म पर बात हो रही है, जो अपने खुद के अधिनियम से जो है रेगुलेट होता है, जिसको हम कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ये अधिनियम है। क्या क्या बातचीत आज होगी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आज के मुद्दे में? डेफिनेशंस क्या है, पार्टनरशिप किसको बोला जाता है, पार्टनर्स कौन होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा पार्टनरशिप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन पर बातचीत करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस लगातार बनते रहते हैं। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि पार्टनर्स होते क्या हैं। पहले आप इत्मीनान से सुन लीजिए, फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, पीपीटी की तरफ जाएंगे। पहले ठीक से सुनते चलिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनर्स क्या होते हैं। देखिए, पहली चीज तो आप ये समझिएगा कि किसी भी पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। तो अगर मैं ये कहूं कि एसेंशियल क्या है पार्टनरशिप के लिए, तो दो चीजें एसेंशियल है। कम से कम दो व्यक्ति का होना जरूरी है। दूसरा, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट का रिजल्ट होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट से निकल कर आता है, तो एग्रीमेंट होना जरूरी है। देखिए क्या है पार्टनरशिप, क्या है पहले इसको समझते हैं। सेक्शन 4 पार्टनरशिप की डेफिनेशन देता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। पार्टनरशिप क्या है इसको समझते हैं। देखिए, पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं, आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, कोई लॉफुल बिजनेस करने के लिए, जिसमें वो प्रॉफिट को भी शेयर करते हैं और लॉस को भी शेयर करते हैं। अगर ऐसा कोई कोलैबोरेशन हो रहा है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का, तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं। पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में आते हैं किसी लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए, साथ ही साथ वो प्रॉफिट को भी शेयर करते हैं और लॉस को भी शेयर करते हैं। अगर ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बन रहा है किसी लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए, तो ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है यही कहलाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में अगर हम इंडिविजुअली पार्टनर्स को बुलाते हैं तो ये पार्टनर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर चार पार्टनर हैं जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में आते हैं किसी लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए, पार्टनर ए बी सी डी। अगर इनको हम कलेक्टिवली बुलाते हैं तो इन्हें कलेक्टिवली पार्टनरशिप कहा जाता है। लेकिन अगर इन्हें हम इंडिविजुअली बुलाते हैं तो ये पार्टनर्स कहलाते हैं। ठीक होगी जितनी बात। तो दो बातें अभी तक हमने सीखी जानी। पहला क्या है, पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप क्या है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में आते हैं किसी लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए, वो प्रॉफिट को भी शेयर करते हैं और लॉस को भी शेयर करते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप को हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट का एक रिलेशन, एक एग्रीमेंट से निकल कर आता है। जितने भी पार्टनर्स हैं, जैसे यहां पर हम लोगों ने एग्जांपल के लिए चार पार्टनर लिया है, कम से कम दो पार्टनर का किसी पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए होना जरूरी है। हमने यहाँ चार लिया, ए बी सी डी। तो अगर हम इन्हें कलेक्टिवली बुलाते हैं तो ये पार्टनरशिप कहलाते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें इंडिविजुअली बुलाते हैं तो ये पार्टनर कहलाते हैं। और जिस नाम से ये काम करते हैं ये उस फर्म का नाम कहलाता है। ठीक होगी जितनी बात। तो अभी तक हमने देखा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, फर्म क्या होती है। यहां तक की चर्चा क्लियर है। चल यहां से देखते हैं। देखिए, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप, पार्टनर एंड फर्म नेम। तो पार्टनर को डिफाइन करता है, पार्टनरशिप को डिफाइन करता है, पार्टनर फर्म और फर्म के नेम को। पार्टनरशिप रिफर्स टू अ रिलेशन। पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है पर्संस के बीच में, लोगों के बीच में, जो अग्री होते हैं किसी बिजनेस को रन करने के लिए, उसमें प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। अब ये बिजनेस सारे पार्टनर्स के द्वारा चलाया जा सकता है या उनके बिहाफ पर किसी एक पार्टनर के द्वारा चलाया जा सकता है। ऐसे रिलेशनशिप को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। बिजनेस को चलाने के लिए एक दूसरे के साथ जो पार्टनर जुड़े हुए हैं, अगर हम उन्हें इंडिविजुअली बुलाते हैं तो वो पार्टनर्स कहलाते हैं। एंड कलेक्टिवली नोन एज फर्म, और कलेक्टिवली उन्हें हम एक पार्टनरशिप फर्म के नाम से जानते हैं, फर्म कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म। और जिस नाम से वो फर्म जिस नाम से काम कर रही है उसे उस फर्म का नाम कहते हैं। वो क्या कहलाता है, फर्म नेम। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरीड ऑन इट इज कॉल्ड द फर्म नेम। तो जिस नाम से वो अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, फर्म का नाम कहलाता है। तो पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर क्या होते हैं, फर्म क्या है, फर्म का नाम क्या है, ये बात क्लियर। जैसे यहां पर अगर हम इन्हें कलेक्टिवली बुलाएंगे तो ये पार्टनरशिप फर्म यानी पार्टनरशिप कहलाते हैं, और अगर इन्हें इंडिविजुअली बुलाएंगे तो इंडिविजुअली ये क्या कहलाते हैं, पार्टनर कहलाते हैं। बहुत इत्मीनान से सुनते चलिएगा।
अब मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप में कुछ बातें और देख लेते हैं, इनके कुछ लक्षण हैं या कुछ एक इनका हिस्सा है, देख इसको समझते चलते हैं। पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें होती हैं, एक एक करके इसको ध्यान से समझते चलते हैं। पहली बात यह है कि पार्ट एसेंशियल्स की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट से निकल के आता है, बात नंबर एक। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, मतलब एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, एग्रीमेंट से निकल के आते हैं, बात नंबर एक। पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है, मिनिमम 2 व्यक्ति, 2 से कम व्यक्ति हैं तो पार्टनरशिप फर्म समाप्त हो जाएगी। तो कम से कम 2 व्यक्तियों का होना नितांत जरूरी होता। मैक्सिमम कितने व्यक्ति होते हैं, एक एक बात को ध्यान सुनिएगा। मैक्सिमम कितने व्यक्ति होते हैं ये तय होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार। अब वैसे भारत सरकार ने मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या रखी हुई है 100, तो मैक्सिमम 100 व्यक्ति हो सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 की लिमिट रखी हुई है मैक्सिमम पार्टनरशिप में पार्टनर्स की, और ये तय होता है गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार ये तय होता है। लेकिन कम से कम 2 व्यक्तियों का होना पार्टनरशिप फर्म में जरूरी होता है। दूसरी जरूरी बात क्या है कि ये पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप तभी कही जाती है जब कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें इन्हें प्रॉफिट मिल रहा हो। जैसे अगर इन्होंने कोई बिजनेस नहीं शुरू किया, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कि 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों ने मिलके साझेदारी में आपस में पैसा मिला के मान लेते हैं 10 किलो आम खरीदा, और 10 किलो आम दोनों ने मिलकर या 3 व्यक्तियों ने मिलकर 10 किलो आम खरीदा अपने खाने के लिए, अपने यूज के लिए, तो क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगा? आंसर है नहीं, क्योंकि कोई बिजनेस नहीं फॉर्म किया इन्होंने। लेकिन अगर इन्हीं 3 व्यक्तियों ने 10 किलो आम खरीदा और कहा कि इस 10 किलो आम को हम लोग मिलकर बेचेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा हम आपस में बराबर बराबर उसको शेयर कर लेंगे, या जो इसका जो हिस्सा है वो बराबर बराबर उसको शेयर कर लेगा, तो अब ये क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप कहलाएगा। तो पार्टनरशिप होने के लिए एक बिजनेस होना चाहिए, उस बिजनेस से आपको लाभ आ रहा हो, और साथ ही साथ जो भी प्रॉफिट उसमें हो रहा हो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होता हो इक्वली, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? तो 3 बातें जरूरी है। एक एग्रीमेंट का नतीजा होता है, कम से कम 2 व्यक्तियों को होना जरूरी, मैक्सिमम भारत सरकार तय करेगी, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार तय किया जाता है। अभी मैक्सिमम पार्टनर्स की संख्या 100 है, वैसे प्रैक्टिकली 50 ही रखते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम संख्या अभी के लिए 100 है, रखते प्रैक्टिकली मैक्सिमम 50 ही है। ठीक होगी जितनी बात। बाकी वो कोई बिजनेस करते हो जिसमें वो प्रॉफिट को भी शेयर करेंगे, साथ ही साथ लॉस को भी वो बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली उसको बियर करते हैं। ये बात क्लियर है एकदम? एक एक करके यहां से इसको समझते चलते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। और बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं बन सकता, ये ध्यान रखिएगा। बिजनेस क्या है भैया? लॉफुल होना चाहिए। जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसमें सभी पार्टनर्स का इक्वली शेयर होता है, जो भी लॉस आएगा वो इक्वली से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। देखिए, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन ज्वाइनिंग टुगेदर टू डू सम लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप क्या होती है भैया? एक एग्रीमेंट है बिजनेस करने के लिए, जो आपस में मिलकर इन्होंने पार्टनरशिप बनाया एक बिजनेस करने के लिए, एक लॉफुल बिजनेस करने के लिए। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स मे बी ओरल और रिटन, पीछे बताया गया कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। द पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म टू कैरी ऑन सम लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप किस लिए होना चाहिए? ताकि कुछ लॉफुल बिजनेस हम चला सके। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन टू अर्न एंड शेयर द प्रॉफिट एंड रिटर्न्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस बिजनेस के तौर पर देखा जाना चाहिए, मतलब बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस के नजरिए से शुरू किया गया हो, मतलब उसमें प्रॉफिट आ रहा हो और आप उसको शेयर भी करते हो। There must be a mutual relation of agency between the partners. This means that any partner can be his act bind all the partners of the firm. This is the meaning of the business carried on by all or any of them acting for all in the definition of the partnership. अब ये वाला जो पॉइंट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को अभी हम समझेंगे पार्टनर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो यहां दी गई है म्यूचुअल एजेंसी। जब अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने जा रहे हैं तो इस वाले पॉइंट को यहां पर हम समझेंगे। देखिए, पहले समझते हैं पार्टनरशिप में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात है कि पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है किसी लॉफुल बिजनेस को कैरी करने के लिए। यानी पार्टनरशिप आपस में क्या होते हैं? जो भी पार्टनर होंगे उस पार्टनरशिप फर्म के मेंबर होते हैं। कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। मैक्सिमम संख्या मैंने आपको पीछे बताया कि 100 हो सकती है, जो भारत सरकार ने तय किया है और कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार तय होता है। वैसे प्रैक्टिकली मैक्सिमम 50 ही रखे जा रहे हैं, लेकिन मिनिमम 2 होगा। खैर, अगर आपसे पूछा जाए तो मिनिमम कितने होंगे? 2, मैक्सिमम कितने होंगे? तो वो 100 हो सकते हैं। ठीक है, वो होगी इतनी बात। तो ये तो हो गया मेंबरशिप का मुद्दा। दूसरा है, क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है? तो इसका आंसर है नहीं। पार्टनरशिप फर्म का वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है। क्लियर है इतनी बात? पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होती है रजिस्ट्रार के पास, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर ही हो। एक एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं।
तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी है। यानी अगर एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होती है तो भी वैलिड पार्टनरशिप फर्म है, नहीं रजिस्टर्ड होती है तो भी वैलिड पार्टनरशिप फर्म है। एलएलपी के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है, लेकिन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं होता। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो जाती है तो उसे कुछ इम्यूनिटी मिल जाती है, और अगर वो रजिस्टर नहीं होती तो वो इम्यूनिटीज उसे नहीं मिल पाती हैं, ये जरूर बात है, लेकिन उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। क्लियर होगी इतनी बातें? सेक्शन 16 जब आगे पढ़ेंगे तो सेक्शन 69 इसकी चर्चा करता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका इफेक्ट उस पर क्या पड़ता है। जैसे अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो एक इफेक्ट मैं ही आपको बता देता हूं। जैसे अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो अगर उसने किसी थर्ड पार्टी के साथ कुछ जो है कोई ट्रेड किया हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन किया हुआ है, कोई बिजनेस रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है और कोई दिक्कत आती है, तो अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट मुकदमा नहीं कर सकती। पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट मुकदमा नहीं कर सकती अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसे ये इम्यूनिटी नहीं मिली है। लेकिन थर्ड पार्टी उस पर मुकदमा कर सकता है। ना रजिस्ट्रेशन होने की कंडीशन में थर्ड पार्टी के पास ये अधिकार है कि उस पार्टनरशिप फर्म पे मुकदमा कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकते। तो यही मैं कह रहा हूं कि कुछ इम्यूनिटीज हैं जो रजिस्टर होने पर पार्टनरशिप फर्म को मिलती हैं, नहीं रजिस्टर होने पर आपको बस वो इम्यूनिटीज नहीं मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप रजिस्टर पार्टनरशिप फर्म नहीं है तो आप इनवैलिड होंगे। पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, वॉलंटरी है, चाहे तो कराएं चाहे तो ना कराएं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म की कंटिन्यूटी पर बात करते हैं। देखिए, पार्टनरशिप फर्म में ध्यान से एक बात को समझिएगा, परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। क्लियर है? जैसा कि कंपनीज में देखा जाता है। देखिए, पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू तभी करेंगी जब कम से कम दो पार्टनर्स हों। अगर पार्टनर्स की संख्या दो से कम हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। क्लियर है? ये कंटिन्यू रहेगी, इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती, परपेचुअल सक्सेशन इसमें देखने को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई भी दो ही पार्टनर काम कर रहे हैं, दो में से एक की या तो मृत्यु हो गई, या एक ने रिटायरमेंट ले लिया, या एक अब साउंड माइंड कंडीशन में नहीं है, वो कुछ परफॉर्म करने की कंडीशन में नहीं है, वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेके जा रहा है, तो अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप चला सकता है? नहीं। पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, अगर नहीं तो कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मान लेते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में चार पार्टनर्स थे, ए, बी, सी, डी। खाली ये पार्टनर चला गया, ये पार्टनर आउट हो गया, बाहर हो गया। अब किसी भी वजह से हो सकता है इसकी डेथ हो गई हो सकता है इसने रिटायरमेंट ले लिया हो सकता है इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट रहा हो उसमें इस पार्टनर की कब तक ये पार्टनर बना रहेगा उसका एक निश्चित समय सीमा लिखी हो, उस समय आ गया हो, ये रिटायर होकर चला गया हो, कोई भी कारण हो सकता है। तो क्या पार्टनरशिप फर्म चलेगी? तब कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इसमें तीन पार्टनर हैं अभी, तो ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर ये तीनों चले गए तो अकेले ए या अकेले बी या अकेले सी या अकेले डी पार्टनरशिप नहीं चला सकते हैं। ठीक हो गई? एक ही कंडीशन, तो कंटिन्यूटी अगर रहेगी तो दो पार्टनर होना जरूरी है। चलिए, अगली कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं पार्टनरशिप ए, बी और सी है, एक पार्टनरशिप तीन व्यक्तियों से मिलकर बनी है। देखिए, पहली बात तो ये समझिएगा, एक और जरूरी बात आपको याद रखनी है कि पार्टनरशिप फर्म में माइनर पार्टनर नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं रखता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी माइनर नहीं रखता है। इसलिए किसी भी फर्म में माइनर पार्टनरशिप फर्म में माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन किंतु माइनर को पार्टनर आपस में सहमति करके बेनिफिट में एडमिट कर सकते हैं। मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो बेनिफिट आएगा उसमें हिस्सा पार्टनर ले सकता है, बीइंग अ माइनर पार्टनर हिस्सा ले सकता है, लेकिन वो फुल फ्लेजेड पार्टनर नहीं बन सकता अगर उसकी मेजोरिटी एज नहीं है। तो मान लेते हैं कि ए और बी ये मेजोरिटी एज के हैं, मतलब 18 से ऊपर के हैं, तो ये तो पार्टनरशिप कर सकते हैं। और जो पार्टनरशिप फर्म में बी आया है ये माइनर है, लेकिन देखिए मैं फिर से आपको बताऊं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, अपने नोटबुक में इसको हाईलाइट कर लीजिए। लेकिन माइनर बेनिफिट में एडमिट हो सकता है, कंपनी का जो बेनिफिट मतलब फर्म का जो बेनिफिट है उसमें एडमिट हो सकता है। तो बी बीइंग अ माइनर बेनिफिट में एडमिट हुआ है। अब इसने पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दिया और ये है माइनर, बेनिफिट में आया था, तो क्या ये दोनों पार्टनरशिप फर्म को चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं, क्योंकि माइनर फुल फ्लेजेड पार्टनर ही नहीं हो सकता है। एक ही पार्टनर बचा तो भी पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू नहीं रहेगी। कंटिन्यूटी क्लियर हो गया भैया? चलिए, नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म निकल के आती है या पार्टनरशिप बनता है एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप से। अब वो रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप रिजल्ट है कॉन्ट्रैक्ट का। क्लियर है? ये किसी, आप ऐसे समय किसी कस्टम से निकल के नहीं आता है,
किसी प्रैक्टिस से निकल के नहीं आता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए बार बार ये बात कही जाती है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है वो पार्टनर नहीं मानी जाती है। बर्मीज और बुद्धिस्ट पति पत्नी पार्टनर नहीं माने जाते, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और बर्मीज और बुद्धिस्ट हस्बैंड वाइफ पार्टनर नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो ये किसी स्टेटस से नहीं निकल के आता है। जैसे हिंदू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक स्टेटस है, स्टेटस से नहीं निकल के आता है, बल्कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। बुद्धिस्ट बर्मीज ये एक रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, एक स्टेटस है, स्टेटस से नहीं निकल के आता बल्कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप से निकल के आता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। पार्टनरशिप फर्म में एक दूसरे के प्रति इंटरेस्ट ट्रांसफर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 4 पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में, ए बी सी डी, बहुत इत्मीनान से आपको ये समझना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आप समझ चुके हैं। एजेंट वह व्यक्ति होता है जो अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है थर्ड पार्टी के सामने, ठीक हो गई इतनी बात। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आप लोगों ने पढ़ा है सेक्शन 182 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। एजेंट वह व्यक्ति होता है जो थर्ड पार्टी के समक्ष अपने प्रिंसिपल को प्रेजेंट करता है। ये जितने भी पार्टनर हैं ये अपने फर्म के एजेंट हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। यानी ये जहां भी बिजनेस करने जाएंगे फर्म के नाम पर करेंगे, अपने फर्म को प्रेजेंट करेंगे। यानी अपने फर्म के एक तो ये पार्टनर है। अब देखिए पार्टनरशिप फर्म में 2 बातें आपको याद रखनी है। जैसे मान लेते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसको 4 पार्टनर चला रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म में ये चारों ही पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को चला सकते हैं, या कोई एक पार्टनर, एक ही पार्टनर वहां पर इनके बिहाफ पर पार्टनरशिप फर्म को चला सकता है। मतलब चारों चाहे तो चारों पार्टनरशिप फर्म को चलाएं, चारों मैनेज करें, चारों सारी बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, या वो ये कह दे कि हम सभी पार्टनर हमने अपना अपना पैसा लगाया हुआ है इसमें, लेकिन मैनेजमेंट तुम देखो, सारा काम काज तुम करो। ये इनके बिहाफ पर एक्ट कर सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात, ये ध्यान से समझिएगा। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स में म्यूचुअल एजेंसी होती है। मतलब एक पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। जैसे अगर जो डी है ये कहीं अगर बिजनेस करने जा रहा है किसी थर्ड पार्टी के पास, तो ये पूरी कैपेसिटी में जाता है क्योंकि ये उस फर्म का पार्टनर है। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के नाम पर ही चलती है, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के नाम पर ही चलती है। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से अलग नहीं होती है। जैसे कंपनी अपने मेंबर से एक अलग लीगल एंटिटी रखती है, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से अलग एंटिटी नहीं रखती है। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स के नाम पर ही चलती है। तो अगर ये कहीं थर्ड पार्टी के समझ बिजनेस करने जा रहा है तो ये प्रिंसिपल के रूप में भी काम करेगा, यानी ये अपने ही बिजनेस को कर रहा है, और इस साथ ही साथ ये एजेंट के रूप में भी काम करेगा, यानी ये बाकी सारे पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका इंपैक्ट क्या होता है? इंपैक्ट ये होता है कि अगर इसने कुछ भी फ्रॉड किया और इससे किसी थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हुआ तो ये सारे लाइबल माने जाएंगे, वो फर्म लाइबल मानी जाती है, क्योंकि ये एजेंट के तौर पर काम कर रहा है और प्रिंसिपल के रूप में भी सारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं, तो ये इनको भी वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में पढ़ा हुआ है कि अगर एजेंट ने कुछ गड़बड़ किया है तो प्रिंसिपल उसकी लीगल लायबिलिटी लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? म्यूचुअल एजेंसी कहा जाता है। यानी पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी होती है, एक पार्टनर अपने फर्म के लिए एजेंट और प्रिंसिपल दोनों का काम करता है। तो एक पार्टनर का किया गया एक्ट दूसरे पार्टनर्स को भी प्रभावित करता है। ठीक हो गई जितनी बात, म्यूचुअल एजेंसी जो यहां पर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर सारे पार्टनर मिलकर काम करे तो भी कर सकता है, और अगर कोई एक पार्टनर कोई मिलकर काम करना चाहता है सबके बिहाफ पर तो भी कर सकता है, लेकिन वो जो भी एक्ट करेगा बाकी सारे पार्टनर्स उसके लिए लायबल माने जाएंगे क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी होती है। देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स। एजेंसी म्यूचुअल बिजनेस मतलब म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। दिस मींस दैट एनी पार्टनर कैन बाय हिज एक्ट बाइंड ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म। अगर कोई एक पार्टनर कोई काम करता है तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सब बाइंड होते हैं उसके एक्ट से। दिस इज द मीनिंग ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। इसी को कहते हैं बिजनेस सभी चला रहे हैं या उनके बिहाफ पर कोई एक चला रहा है, बात एक ही मानी जाएगी। ठीक हो गया, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्लियर है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को कोई रेमुनेशन या कोई सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि पार्टनरशिप फर्म का एक बहुत स्पेशल लक्षण यह है कि जो भी प्रॉफिट आता है वो सारे पार्टनर्स आपस में उस प्रॉफिट को शेयर करते हैं, और जो भी लॉस इनकर्ड होगा उसे वो बराबर बियर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होता है पार्टनरशिप फर्म में। नेक्स्ट है पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी की तरह या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की तरह लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। जैसे एलएलपी में पार्टनर की लिमिटेड लायबिलिटी होती है,
कंपनीज में भी मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन यहां पर पार्टनर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है भैया, कि जैसे मान लेते हैं कि फर्म ने किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई बिजनेस किया, वहां नुकसान हो गया, तो सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। सारे पार्टनर्स को नुकसान पूरा करना पड़ेगा, और जितना नुकसान है उतना पूरा करना पड़ेगा। उन्होंने कितना पैसा लगाया इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में आप बस उतने के ही लायबल हैं जितना आपका ऑब्लिगेशन उस कंपनी के। जैसे मैंने 10 रुपए का शेयर मुझे बेचा गया, और मुझे कंपनी ने कहा 10 रुपए का शेयर मैं बेच रहा हूं, 8 रुपए मुझे इस पे आप अभी दे दीजिए, 2 रुपए आप बाद में दे दीजिएगा। तो 8 मैं कंपनी को दे चुका हूं, 2 ही रुपए की मेरी जो अनपेड अमाउंट है, कंपनी का मेंबर होते हुए जो अनपेड अमाउंट है, मुझे बस उतने की ही लायबिलिटी लेनी है। कंपनी के डेट बुक में कुछ भी डेट हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मेरी लायबिलिटी खाली 2 रुपया की है। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी है, यानी कंपनी के डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। एलएलपी में और कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भैया याद रखिएगा। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, कंटिन्यूटी के लिए मैंने आपसे बात की। ये स्टेटस से नहीं बल्कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप से निकल के आता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्लियर है। म्यूचुअल एजेंसी पर हमारी बातचीत हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। एक पार्टनर अपने एक फर्म के लिए एजेंट और प्रिंसिपल दोनों का काम करता है। शेयरिंग ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट दोनों पर बात हो चुकी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, मेंबरशिप कम से कम 2 व्यक्ति तो होने ही होने चाहिए। और जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर के नाम से, यानी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से अलग नहीं होती। पार्टनरशिप अपने पार्टनर से अलग एंटिटी नहीं होती। कंपनीज में ऐसा होता है, अपने मेंबर से अलग एंटिटी होती है। ठीक है जी। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। बाकी महापैक वगैरह के विषय में मैं आपसे पूरी जानकारी आपको देता रहता हूं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि महापैक में भैया आपके लिए इलेक्टिव पेपर की क्लासेस फ्री हैं। इसमें आपको इलेक्टिव पेपर लेने की आवश्यकता अलग से नहीं होती है। ठीक है जी। तो आज पार्टनरशिप फर्म पर हमारी पूरी पूरी चर्चा हो चुकी है। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। कुछ भी आप मुझसे और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं बीआरबीएल में, मैं बीआरबीएल आपका 4th कंपलसरी पेपर, और अगर आपका इलेक्टिव पेपर के रूप में एचआरएम है, ये दोनों पेपर मैं कवर करता हूं। आप इन दोनों पर कोई भी बातचीत चर्चा कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस ग्रुप से जुड़ जाइए। मैं उस ग्रुप से आपके साथ लगातार जुड़ा रहता हूं, बना रहता हूं। या अगर क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो सिंपली आप सर्च करें आशीष सर जेआईबीसी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट मुलाकात में। पार्टनरशिप फर्म पर अभी हमारी बातचीत होगी कि एक पार्टनर का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। जैसे म्यूचुअल एजेंसी पर तो बात हो ही गई है, लेकिन और भी हम देखेंगे आगे, और थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशनशिप होता है इस पर भी हमारी चर्चा होगी। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मुलाकात में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।